डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। शैतानी मटका। हम अपने जीवन की अधिकतर समस्याओं को स्वयं आमंत्रित करते हैं, चाहे वह जागरूक रूप से हो या अवचेतन रूप से। खासकर बच्चों का मन जो भी हरकतें करता है उनमें से अधिकतर बिना ज्यादा सोच विचार के होती है। बचपन में हम काका, ताऊ और मामा चाचा के सभी भाई बहनों के साथ साल में कई बार अपने नाना जी के घर इकट्ठा होने का मौका पाते थे। करीब 15 लोगों का हमारा ये पूरा समूह हुआ करता था। इस समूह के अगुआ थे मेरे छोटे मामा। उनका स्वभाव बहुत चंचल और नटखट था। पेड़ों से अमरूद चुराना, कांटे से मछली पकड़ना, रामलीला देखने जाना, गिल्ली डंडा खेलना, खजूर के पेड़ से मिट्टी के मटके में बंधा रस चुराकर पीना, हर मस्ती में वही हमारे नेता हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि वे हम सभी भाई बहनों को खुद अपने हाथों से सरसों का तेल लगाकर तालाब में नहलाने ले जाते थे। अगर कोई पानी में उतरने से डरता था तो उसे गोद में उठाकर जबरदस्ती पानी में उतार देते थे। फिर वहां कैसी धमा चौकड़ी मस्ती थी, ये जो देखता था वही जान सकता था। नाना जी का घर तालाब से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर। तालाब के किनारे एक फल का पेड़ था, जिसके फल छोटे जामुन जैसे दिखते थे और अंगूर के गुच्छों की तरह शाखाओं से लटकते थे, जिन्हें रॉयल का फल कहते थे। आजकल के बच्चों को शायद ये फल पता भी न हो, लेकिन हमारे समय में ये बहुत लुभावने लगते थे। हम घर से अपने कपड़ों की गांठ में सूखी मिर्च और नमक लेकर जाते थे। फिर कभी पेड़ के नीचे बैठकर तो कभी तालाब के किनारे पांव फैलाकर उन्हें हम बड़े चाव से खाते थे। वह एक आनंदमयी समय था जो आज भी आंखों के सामने चित्र की तरह तैरता है। बहरहाल, अगर बचपन की इन कहानियों को छेड़ दूं तो दिन से रात और फिर रात से दिन हो जाएगा, पर कहानियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए अब असली घटना पर आते हैं। उस दिन छोटे मामा ने हम सबको तालाब के किनारे उस पेड़ से फल तोड़ के रखने को कहा था। वे किसी ज्यादा जरूरी काम से दोपहर में घर लौटने वाले थे। तब वे उन फलों को हम सभी में बराबर बांट देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। चूंकि मैं सबसे बड़ा था तो मामा की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, यानी मैं उस समय समूह का नेता बन गया था। पेड़ ऐसी जगह था कि उसकी एक शाखा झुककर लगभग तालाब के पानी को छू रही थी। तय हुआ कि मैं और मेरा एक चचेरा भाई पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ेंगे और बाकी लोग नीचे गिराए गए फलों को इकट्ठा करेंगे। मेरी नजर सबसे पहले उसी शाखा पर पड़ी। वह लगभग पानी को छू रही थी। मैं जैसे ही उस दिशा में हाथ बढ़ाने लगा, मेरी नजर पेड़ की डाल पर टंगी एक छोटी मिट्टी की हांडी पर पड़ी। उस समय उम्र कम थी, इसलिए हर चीज के प्रति जिज्ञासा बहुत थी। हमने फलों को तोड़ने का काम पूरा किया और फिर मैंने काफी मेहनत के बाद उस हांडी को नीचे उतारा। हांडी इतनी छोटी थी कि दोनों हथेलियों में समा जाए। उसका मुंह एक काले कपड़े से बंधा हुआ था। बाकी लोग उस समय फलों को इकट्ठा करने में व्यस्त थे और मैंने चुपके से हांडी का कपड़ा खोल दिया। हांडी के अंदर सिंदूर से पुता हुआ एक 5 पैसे का सिक्का रखा था। सिक्के के नीचे थोड़ी सी राख जैसी बिखरी हुई थी। उस दौर में 5 पैसे की कीमत बहुत ज्यादा थी। अचार और लाल पीले टॉफियां खाने के लालच में मैंने वह सिक्का उठाया
और अपनी जेब में रख लिया। राख से भरी हुई हांडी खुला हुआ मुंह लिए वहीं पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। घर लौटने के बाद मुझे लगा कि शायद मैंने सही नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात को किसी से नहीं बताया, यहाँ तक कि छोटे मामा से भी नहीं। देखते ही देखते छुट्टियां खत्म हो गई और हम सब अपने अपने घर लौट आए। बचपन में ऐसा ही होता है, चीजें जल्दी बीत जाती है। लेकिन लौटते समय मैं वह सिक्का अपने साथ ले आया था। मैंने उसे अपने स्कूल बैग में रख दिया क्योंकि वह जगह सबसे सुरक्षित थी। वहां मेरे अलावा और किसी का हाथ नहीं पड़ता था। धीरे धीरे वह सिक्का मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। मैं रोज सुबह और शाम उसे बैग से निकालता, उलट पलट कर देखता और फिर सावधानी से वापस रख देता। छोटी बहन के जन्म के बाद से मैं अपनी दादी के साथ सोता था, जबकि माँ बाप बहन को लेकर बगल के कमरे में रहते थे। एक रात की बात है, मैं दादी के साथ निश्चिंत होकर सो रहा था। मेरा स्कूल बैग जिसमें वह सिक्का रखा था मेरे सिर के पास एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा था। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि जब से मैंने वह सिक्का मामा के घर से लाया था, तब से रात में मुझे अक्सर अजीब सा एहसास होने लगा था। कभी कभी बिना किसी कारण मेरी नींद टूट जाती थी और भीतर एक अजीब घबराहट भर जाती थी। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बिना किसी वजह के मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने देखा दादी मुझे पंखा झेलते झेलते खुद भी सो गई थी। खिड़की से छनकर आती चांदनी तिरछी होकर बिस्तर पर गिर रही थी। मैं उठकर बैठ गया और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ा खिसककर मैं दादी के पास सटकर लेटने ही वाला था कि तभी कमरे के अंदर कहीं से एक खनखनाती चुभने वाली हंसी की आवाज आई। उस समय मेरा जो हाल हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। दादी को जगाने की कोशिश करने की ताकत मुझ में नहीं थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। तभी अचानक मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की हल्की आवाज हुई। मैंने देखा चांदनी जहां तक पहुंच रही थी वहां तक उजाला था, लेकिन उसके आगे सब कुछ स्याह अंधकार में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे से किसी ने कुछ मेरी ओर फेंका हो। वह चीज सीधा मेरे पैरों के पास आकर गिरी थी। मैं उसे साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे उठाने या ना उठाने को लेकर मेरे मन में संघर्ष चल रहा था। इसी बीच दूसरी चीज भी गिरकर मेरे पास आई। मैंने डरते डरते सामने के अंधेरे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अपने डर को दबाते हुए मैं थोड़ा आगे झुका और दोनों चीजों को उठाया। जैसे ही मैंने उन्हें हाथ में लिया, पल भर के लिए मेरा मन खुशी से भर गया। मेरी हथेली में वे दो पके हुए रॉयल के फल थे, पर अगले ही पल मेरे दिमाग में सवाल उठा, मेरे घर में रॉयल का पेड़ कहाँ से आया? हमारे इलाके में तो कई किलोमीटर तक ऐसा कोई पेड़ ही नहीं था, और अगर कहीं पेड़ था भी तो यह फल इस समय मेरे कमरे में कैसे आए और किसने फेंके? ये ख्याल आते ही मेरी खुशी एक झटके में गायब हो गई। मैं उन दोनों फलों को जमीन पर फेंकने ही वाला था कि अचानक घोर अंधेरे में से एक फुसफुसाती आवाज आई, फेंक मत, फेंक मत, ये सब तेरे लिए ही लाया हूँ। चारों तरफ घना अंधेरा था और मेरी उम्र भी तब कम थी। मेरी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस अंधेरे में मेरी आंखें जैसे कुछ देखने की आदत डाल चुकी थी। मुझे लगा कि उस अंधेरे के पर्दे के पीछे कोई मानवीय आकृति खड़ी है, जो तीखी नजरों से मुझे घूर रही है। उसकी बालों की लटें परत दर परत कोई रहस्य लिख रही थी। आज भी जब मैं आंख बंद करता हूँ तो वही छाया मूर्ति मेरी आंखों के सामने उभर आती है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शायद मैं बेहोश हो गया था। अगली सुबह मेरी नींद पापा की जोरदार डांट से खुली। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि मेरा स्कूल बैग फर्श पर पड़ा था। उसके अंदर की सारी किताबें और कॉपियां चारों ओर बिखरी पड़ी थी।
कुछ खुली हुई थी, कुछ उल्टी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात के अंधेरे में बैठकर बैग की एक एक चीज निकालकर फैला दी हो। पापा का गुस्सा होना लाजमी था। उनकी नजर में यह सब मेरी ही करतूत थी। हमारे समय में बड़े बुजुर्गों से बहस करना संभव नहीं था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, पर असल बात यह थी कि मैं रात में घटी घटनाओं के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहता था। अगर घर में किसी को मामा के घर से लाए गए उस सिक्के के बारे में पता चल जाता तो मेरी खैर नहीं थी। शाम को अचानक छोटे मामा हमारे घर पर आए। वो मछली लेकर आए थे जो उन्होंने दोपहर में तालाब से पकड़ी थी। नानी ने उसे हमारे लिए भेजा था। उस रात मैंने मामा के साथ सोने का फैसला किया। मन में ठान लिया कि आज रात मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मेरी योजना धरी की धरी रह गई, क्योंकि रात का खाना खाकर जैसे ही हम बिस्तर पर गए, मामा तो धप से सो गए। हाँ, उन्होंने ये वादा जरूर किया कि अगली सुबह चाय पीते समय मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और फिर मैं भी सो गया। घड़ी में कितने बजे थे मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तब तक सुबह नहीं हुई थी। अचानक मुझे अपने गले पर जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से मेरा गला दबोच लिया हो। दम घुटने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें खुल ही नहीं पाई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे के करीब कोई तेजी से सांस ले रहा हो। उसकी गर्म और भयानक सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अपने हाथों से पूरी ताकत लगाकर गले पर चिपकी उन हाथों को हटाने की कोशिश की। नाखूनों से उसकी कलाई को खरोंचने लगा। मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट थी। फिर अचानक वो दबाव जैसे खुद ब खुद गायब हो गया। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मामा तब भी गहरी नींद में थे, पर दो बातें मुझे बहुत अजीब लगी। पहली तो ये कि इतनी भारी घटना के बाद भी मामा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और दूसरी बात यह थी कि गला दबाने की वो सारी तकलीफ और घुटन जैसे कहीं गायब सी हो गई। मेरे गले पर कोई निशान तक नहीं था। क्या ये सब सपना था? मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा था, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह से ही मैं मौके की तलाश में था कि कब मैं मामा को सब कुछ बता सकूं, खासकर पिछली रात की घटना। लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मैंने मामा के दोनों हाथों पर खरोच के निशान देखे। मामा, तुम्हारे हाथों पर ये खरोच कैसे? मैंने पूछा। मामा बोले, कुछ नहीं, यहाँ आने से पहले नींबू तोड़ते समय पेड़ के कांटे से लग गए होंगे। इतना कहकर मामा ने जल्दी से अपने हाथ छुपा लिए, मानो मेरी नजरों से बचना चाहते हो। मुझे लगा कि मामा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मामा के हाथों के उन घावों को देखकर मेरा मन बेचैन हो उठा। हम सब भाई बहन मामा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने झट से दादी के पास से पोरोलिन लाकर उनके घाव पर लगा दिया। मामा को गीत सुनने का बड़ा शौक था। दोपहर के खाने के समय पिताजी ने बताया कि पास के गांव में गीत का आयोजन हो रहा है। यह सुनकर तय हुआ कि शाम को मैं, मामा और दादी साथ में वहां जाएंगे। लेकिन उस दिन पूर्णिमा की रात थी। शाम होते ही दादी के गठिया का दर्द बढ़ गया, इसलिए उनका जाना संभव नहीं हुआ। मैं और मामा गीत सुनने के बाद देर रात घर लौट रहे थे। हम गांव से बाहर निकल चुके थे और अब घने बांस के जंगल के पास से होकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता संकरा और कच्चा था। मामा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बांसों के बीच से छनकर चांदनी रास्ते पर पड़ रही थी, जिससे आगे का रास्ता कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ज्यादातर मैं ही बोल रहा था और मामा बस हाँ हूँ करके जवाब दे रहे थे। मेरा मन बहुत खुश था।
मामा के यहाँ छुट्टियों में आकर हमेशा छुट्टी का एहसास होता था। घूमना फिरना और मस्ती करना सब कुछ मजेदार लग रहा था। मैं इतने मस्ती में था कि पिछले 2 दिनों की घटनाएं मेरे दिमाग में ज्यादा असर नहीं डाल पाई थी। तभी अचानक मैंने देखा कि मामा मुझसे कुछ कदम आगे निकल गए। मैंने सोचा भागकर मामा को पकड़ लूंगा। जैसे ही मैं दौड़ने लगा, मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ अब भी कोई पकड़े हुए है। लेकिन सवाल ये था कि अगर मामा मेरे सामने चल रहे हैं तो मेरा हाथ कौन पकड़े हुए है, और अगर मेरा हाथ मामा ने पकड़ा हुआ है तो फिर मेरे आगे चलने वाला कौन है। मैंने धीरे धीरे बाईं ओर गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा हाथ हवा में जैसे किसी अदृश्य शाखा से बंधा हुआ महसूस हो रहा था। डर से मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं न चीख सका न रो सका। तभी मैंने देखा कि मेरे आगे और पीछे कोई न था। घने अंधकार के बीच मैं अकेला था। मैं हिलने डुलने तक की ताकत खो चुका था। चारों ओर सिर्फ घना सन्नाटा और मेरे डर से कांपते कदम। रास्ते के बीच बीच में इधर उधर घना बांस वन। अचानक कानों में एक आवाज सुनाई दी, आगे एक रॉयल का पेड़ है, बढ़ते जाओ तो और पैसे मिलेंगे, आओ मेरे साथ। मैं पीछे तुरंत मुड़ा। एक खिलखिलाहट सुनाई दी, मानो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा सिर घूमने लगा। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि दिन का उजाला हो चुका था। मैं दादी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे चारों ओर घर के सभी लोग खड़े थे, यहाँ तक कि छोटे मामा जी भी। मैं तुरंत उठकर मामा जी से कुछ बताने जा रहा था, लेकिन पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब उठने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी बात है वह बाद में होगी। पिताजी के मुंह से यह सुनकर मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कुछ न कह सका। घर में कोई भी छोटा बड़ों के सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मुंह बंद कर ली। पिताजी, मम्मी और दादी को मेरे पास छोड़कर मामा जी बाहर कुछ बात करने के लिए गए। मैं जानता था कि मैं दादी का सबसे प्रिय नाती था और वह मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती थी। मेरी योजना सफल हुई। दादी ने जो कुछ भी मुझे बताया वह सुनकर मेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे। वह बता रही थी कि 2 दिनों से हम जिनको छोटे मामा जी समझ रहे थे, क्या वह वास्तव में छोटे मामा जी थे? क्या वह वही थे जिनके साथ मैं संगीत सुनने गया था? मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मुझे समझ आया कि रात को जो हुआ वह कुछ और था। जब हम संगीत सुनने गए तो असली छोटे मामा जी घर में आ चुके थे। घर वाले मुझे लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। पिताजी और छोटे मामा जी ने बहुत ढूंढने के बाद मुझे बांस के बगान से बेहोशी की हालत में पाया। वह शख्स जिनके साथ मैं संगीत सुनने गया था वह अब कहीं नहीं दिखा। अब भी मुझे वह सारी बातें याद है जो दादी ने मुझे बताई थी। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे सबको सब कुछ बताना ही होगा। मैंने सभी को एक जगह बुलाया और बारी बारी से सारी घटनाएं बताई। सब कुछ सुनकर पिताजी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन मुझे उसकी वजह समझ में नहीं आई। मम्मी ने स्थिति को संभाला और सब कुछ ठीक किया। फिर मामा जी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने वह 5 पैसे कहाँ रखे? मैंने पैसे बैग से निकालकर मामा जी के हाथों में सौंप दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब मैंने पैसे वापसी में लाए थे तब वह लाल थे, लेकिन अब वह काले हो चुके थे। जब मैंने मामा जी से यह बताया तो वह गंभीर हो गए और पिताजी से कहा, मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, आप सब लोग हमारे गांव चलिए। वहां ना गए तो इसका हल नहीं होगा। अगले दिन सुबह हम ट्रेन से मामा जी के घर के लिए रवाना हो गए।
इस बीच एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात से मेरे शरीर के विभिन्न हिस्सों में काला दाग उभरने लगा है। जैसे लग रहा है कि कोई बार बार मुझे मारे जा रहा हो। शरीर भर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया। जब हम मामा जी के घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। मामा जी ने कहा, पैसे आज रात पूजा घर में रहेगा, कल सुबह जो करना है करेंगे। उस रात को हम निश्चिंत होकर सो गए। अगले दिन सुबह के थोड़े समय बाद मेरी नींद खुली और देखा कि मामा जी के घर के आंगन में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सबके बीच एक चटाई पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी है। उसके सिर पर बड़े बड़े बाल थे, गालों पर दाढ़ी थी। उसकी शर्ट काफी साधारण थी, लेकिन उसकी शर्ट के बटन से काले मनकों की माला झांक रही थी। उस आदमी के चेहरे पर एक सीधा और गंभीर अभिव्यक्ति थी, जिसे देखकर डर लगता था। मैंने देखा कि वह आदमी बहुत ध्यान से पैसों की ओर देखे जा रहा था और कभी-कभी उनकी गंध सूंघ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह आदमी क्यों आया है। मामा जी के साथ आंखों का संपर्क होने पर उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, यह मेरा भांजा है, आपको इसे ही देखना था, एक बार देख लीजिए। वह बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया, मेरे हाथों को पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और कहा, तुमने यह काम क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि सड़क की चीजें उठाकर अपने पास रखना ठीक नहीं है? उसका गंभीर स्वर सुनकर मैं डर के मारे लगभग रो पड़ा था। लगता है वह मेरी स्थिति को समझ गया। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती मत करना। लेकिन इसके बाद जो घटना घटी वह इतनी भयानक थी कि अगर कोई तरीका होता तो शायद मेरे घर वाले मुझे इस पूरे मामले से बाहर ही रखते। लेकिन चूंकि इस पूरी समस्या का केंद्र बिंदु मैं खुद था, इसलिए उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा। सभी घर वाले उस आदमी को मौलवी के नाम से पुकार रहे थे। उन्होंने छोटे मामा जी से कहा कि कुछ दिनों के बाद अमावस्या है, उससे पहले जो करना है वह कर लो, क्योंकि अमावस्या के बाद पिशाच पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, फिर कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। सच कहूँ तो उस समय मुझे यह पिशाच क्या चीज है यह भी नहीं पता था। बाद में छोटे मामा जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि पिशाच एक तरह के दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मौलवी उस दिन घर से जाते समय एक काले धागे को मेरे पैर और हाथ की कोहनी के ऊपर बांधकर चले गए। उन्होंने कहा, यह धागा जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक कोई डर नहीं है। घर वाले भी शायद इससे कुछ हद तक शांत हो गए थे। मेरे शरीर से काले दाग कम न हुए, लेकिन वह धागा हाथ में पहनने से शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उस दिन रात को छोटे मामा जी ने मुझे अपने साथ सुलाया। छोटे मामा जी का एक कमरा घर के कोने में था। उस कमरे की खिड़की के बाहर एक बबूल का पेड़ नजर आता था। जब भी मैं जाता था नानी मुझे वह फल खिलाती थी। पेड़ की एक डाल मामा जी के कमरे की छत पर गिर गई थी। कभी हवा चली तो छत से पत्तों के रगड़ने की आवाज आती थी। उस रात हम सभी सो रहे थे। अचानक उसी आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। मामा जी और माँ सब भी सो रहे थे। आवाज मेरे सिर के ठीक ऊपर से आ रही थी, लेकिन मुझे आवाज का स्रोत नहीं पता चला। इसलिए मैं डर नहीं पाया, बल्कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मामा जी की ओर मुड़कर फिर से सोने जाने वाला था, तभी छत से एक फुसफुसाहट की आवाज आई। यह आवाज मैंने पहले भी सुनी थी,
हाथ का काला धागा खोलकर फेंक दे, वह ठीक नहीं है, खोलकर फेंक दे। मैं डर के मारे चिल्लाया और मामा जी को गले लगा लिया। उन्हें सब कुछ बताया और बाकी रात मामा जी ने मुझे अपनी सुरक्षा में रखा। मौलवी की बातों के अनुसार अगले दिन शाम को हमें तालाब के किनारे उस रॉयल के पेड़ के नीचे जाना था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि मौलवी साहब पहले से ही वहां मौजूद थे। वहां पहुंचते ही वह मेरी तरफ बढ़े और कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत साहसी हो। मैं जो भी कहूँगा तुम वैसा ही करोगे, क्योंकि मैं इस क्रिया में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसलिए डरो मत। उन्होंने मुझे पास की जमीन पर बेल के पत्तों पर बैठाया और ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। फिर लाल चंदन लगाकर वह पैसे मेरे बाएं घुटने पर रख दिए। केवल 2 दिन बाकी थे अमावस्या तक, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा था। केवल मेरे सामने घर वालों के हाथों में तेल के लैंप और छोटे छोटे मिट्टी के दिए जल रहे थे। वह बुजुर्ग आदमी मुझे उस तरह बैठाकर खुद रॉयल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने हाथों में एक चमड़े जैसी चीज लेकर मंत्र पढ़ने लगा। बीच बीच में वह उस चमड़े से पेड़ की छाल पर मारता जा रहा था। जैसे जैसे वह मार रहे थे वैसे वैसे उसी 5 पैसे ने हलचल करनी शुरू कर दी, जो मेरी बाएं घुटने पर रखे हुए थे। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वह मुझे याद नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद चाहे डर या कुछ और, मैंने होश खो दिया। बाद में छोटे मामा जी ने बताया था कि जब मैं बेहोश होकर जमीन पर गिरा तब भी वह पैसा मेरे घुटने से नहीं हटा, बल्कि वह धीरे धीरे अपनी असली रंगत में वापस आ गया था। वह मौलवी उस पैसे को लेकर उस जलते दीपक के बर्तन में डालकर उसे पोखर के पानी में बहा दिया। इसके अलावा मामा जी ने यह भी बताया कि एक मानव रूपी धुएं की आकृति मेरे शरीर से निकली और उस मिट्टी के बर्तन में समा गई। वह आकृति उल्टे पैरों वाली थी। मौलवी ने कहा था कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य के लिए कदम नहीं उठाते, वे मरने के बाद प्रेत आत्मा बन जाते हैं और उनके पैरों के तलवे उल्टे हो जाते हैं। वे जिस पर भी आक्रमण करना चाहते हैं उसके शरीर को चुन लेते हैं और अमावस्या की रात उनकी शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए उस रात उनके साथ जूझना असंभव था। अगर उस यात्रा में मौलवी बाबा नहीं होते तो क्या होता यह कहना मुश्किल है। और फिर जब मैं ठीक हुआ तो हम वापस अपने घर लौट आए। दादी के जीवित रहने तक मुझे फिर कभी मामा जी के घर जाने की अनुमति नहीं मिली। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।